के सितारे। नमस्ते दोस्तों, सेल्यूलॉइड के सितारे में आज के सितारे हैं अभिनेता पेंटल। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो सुनिए इनकी बातें। नमस्कार पेंटल साहब, कैसा लग रहा है? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज फिर मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने चाहने वालों से दो बातें कर सकूं, अपने पसंदीदा गाने सुना सकूं एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मुझे अच्छा लग रहा है सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। क्या बात है पेंटल साहब, आपके नाम को लेकर बड़ी जिज्ञासा सभी को होती है। आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम है जी कंवरजीत पेंटल। पेंटल मेरा सरनेम है। तो जब मैं एक्टर बनने आया तो कंवरजीत मुझे लगा थोड़ा आउटडेटेड, थोड़ा पुराने स्टाइल का, थोड़ा डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। तो मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ पेंटल अपना नाम, अपने सरनेम को अगर अपना नाम रखूं तो उससे आसानी भी होगी, छोटा भी है, थोड़ा डिफिकल्ट है और ये जिज्ञासा भी होगी लोगों को कि पेंटल है क्या जी। तो उसकी वजह से हो सकता है मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाए नाम लोगों को याद करवाने के लिए। तो इसलिए मैंने अपने सरनेम को ही अपना नाम रख लिया पेंटल। वैसे पूरा नाम कंवरजीत पेंटल है जी। एक्टिंग का शौक आपको कहाँ से लगा था? कहाँ से शुरू हुआ था आपका ये एक्टिंग का सफर? मेरा एक्टिंग का शौक बचपन से ही था, क्योंकि मैं स्कूल में भी जब था तो बहुत फैंसी ड्रेस शोज और आइटम्स वगैरह करता रहता था। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में जहाँ रहता था तो वहाँ पे चादर सफ़ेद लटका के पीछे टेबल में लगा कि मैं अपने आमने सामने के जितने घर वाले लोग हैं, जितने नेबर्स थे, उन सबको शेडो प्ले भी दिखाया करता था। वाह। तो मतलब इस तरह शौक शुरू से ही था। उसके बाद माय फादर, जो पार्टीशन से पहले लाहौर में पंचोलीस के यहाँ पे कैमरामैन थे, उन्होंने जब मेरा ये शौक देखा तो उन्हें लगा कि यार ही शुड डू इट प्रॉपर्ली, प्रोफेशनली। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फिल्म इंस्टीट्यूट एक जगह है, क्योंकि मैं उस स्टेज पे आ गया था जिंदगी की जहाँ कैरियर ढूंढना पड़ता है जी। कि अब क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख, तेरा शौक एक्टिंग की तरफ है और मैं तेरे साथ हूँ और मैं आई नो कि तू कुछ कर सकेगा, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे, कैमरामैन थे, तो प्रॉबेबली उनकी वो आंख थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे एक्टर बनना है तो फिर प्रॉपरली करो, गो टू इंस्टीट्यूट, वहां ट्रेनिंग लो, वहां से ट्रेन होके आओ और फिर आगे देखेंगे। अगर नहीं कुछ होगा तो मैं हूं, और अगर होगा तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता जरूर होगा। तो फिर उनके कहने पे मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अप्लाई किया। उन दिनों फिल्म इंस्टीट्यूट में आना इतना आसान नहीं हुआ करता था, लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं थे इंस्टीट्यूट के बारे में। हाँ, फिर भी कंपटीशन था, आसान नहीं था जी। बट लकीली फिर जब हमारा ऑडिशन टेस्ट हुआ तो पसंद आ गया। हमारे प्रोफेसर साहब थे, रोशन तनेजा साहब, उन्होंने इम्तहान लिया था। तो हो सकता है मेरा टैलेंट उन्हें नजर आ गया हो, बिकॉज उनकी भी वो आंख थी, वो रोज बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। इंस्टीट्यूट के दिनों को याद करके आज कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यूं समझ लीजिए कि हमारे लिए तो गुरुकुल था। बहुत अच्छा लगा, बहुत वहां पे सीखा और एक्चुअली क्या है एक्टिंग, क्या होती है, ये वहीं जाके समझ आई। उससे पहले इतनी बात समझ में नहीं आती थी। क्या आप ये मानते हैं कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है या फिर वो जन्मजात प्रतिभा होती है? देखिए, जन्मजात होती है, ये टैलेंट अंदर होना चाहिए। ये कहना बड़ा गलत है कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है। एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जा सकती। और हम लोगों की ट्रेनिंग जो है वो एक्टिंग सिखाने में इसलिए है कि हम इसको एक लेबोरेटरी मानते हैं जहां हम सिखाते हैं, और वहां पे हम ऐसी सिचुएशंस स्टूडेंट्स को ही क्रिएट करने को देते हैं जिसमें वो खुद ही क्रिएट करके, खुद ही सोच के, खुद ही परफॉर्म करते हैं। जी। तो हम पॉलिश करते हैं, हम गाइडेंस करते हैं, करना उन्हें अपने आप पड़ता है। दे एक्सपेरिमेंट ऑन देमसेल्व्स। वो खुद ही अपने अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग जगह पे एक्टिंग कर करके सीखते हैं क्या सही किया, क्या गलत किया। हम सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है किसी के टैलेंट को शार्प करने के लिए, चमकाने के लिए। हीरा हीरा होता है, वो पत्थर
की शेप में भी होता है, हीरा होता है, लेकिन उसको जब तक कि आप तराशे नहीं, जब तक कि उसे प्रॉपर शेप नहीं दें, तो वो चमक के वो हीरे वाली बात नहीं आएगी जी। तो दैट इज व्हाट द ट्रेनिंग डज। ये आपके टैलेंट को चमकाती है, बशर्ते आपके पास टैलेंट है। हीरा होना चाहिए, चाहे वो पत्थर की शेप में हो। इंस्टीट्यूट के जमाने के आपके साथी कौन थे? इंस्टीट्यूट में मेरी क्लास फेलो थे, एक तो राधा सलूजा आई थी जी। उसके बाद सुरेश चटवाल साहब, बहुत नाम किया। उसके बाद हमारे आत्म प्रकाश जी हैं, फिर राजेश बहल करके विलेन आए थे अनामिका में, ये मेरे क्लास फेलो थे। लेकिन मेरे साथ मेरे से 1 साल जूनियर जया बच्चन थी, शशि किरण मेहता और अनिल धावन, डैनी डेंगजोंगपा, ये मेरे 1 साल जूनियर स्टूडेंट थे, लेकिन 1 साल हमने इकट्ठे गुजारा था। और मेरे से 1 साल पहले नवीन निश्चल थे, और उनके साथ 1 साल पहले शत्रु थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब। बड़ा हरा भरा माहौल था मतलब उन दिनों इंस्टीट्यूट जी का। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता था, एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। जी। आइए उस दौर को याद करते हुए कोई गीत आपके उस जमाने को समर्पित करें। बिल्कुल, मेरी पहली पिक्चर उमंग, जिंदगी की शुरुआत भी उसी पिक्चर से हुई, तो प्रोग्राम की भी शुरुआत उसी से कर लेते हैं। जी, सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता। बिल्कुल। प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। प्यार का राही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। प्यार का राही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। प्यार का राही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। हमसे प्यार है, साथ हमारे हो जाए। जिनको हमसे प्यार है, साथ हमारे हो जाए। मीठा जल है वो सागर, दाग तो दिल का धो जाए। मीठा जल है वो सागर, दाग तो दिल का धो जाए। प्यार का रिश्ता मिट नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। प्यार का राही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। पिंटल साहब, उमंग फिल्म की बात आपने की, और जब मैं आपके बारे में खोजबीन कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि इंस्टीट्यूट के ज़माने से ही आपने फिल्में साइन करनी शुरू कर दी थी, मतलब आपको तुरंत मौके मिले थे। जी हाँ, मैंने ये जो उमंग फिल्म मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी बाहर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर गुरुदत्त फिल्म्स और आत्माराम जी डायरेक्टर थे। लेकिन
इंस्टीट्यूट में एक पिक्चर बनी थी जो इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस की थी, जिसके डायरेक्टर थे महेश कौल साहब, जिन्होंने सौदागर बनाई थी और जिन्होंने हेमा जी को ड्रीम गर्ल का खिताब दिया था जी। तो उनके साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी राखी राखी, जो बाद में कमर्शियली रिलीज नहीं हुई, लेकिन दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट फिल्म विद अ प्रोफेशनल डायरेक्टर। उसके बाद उमंग मिली थी मुझे। तो उमंग भी मुझे इंस्टीट्यूट पास करते ही आत्मा जी हमारा टेस्ट लेने आए थे, आत्मा राम जी हमारे इंस्टीट्यूट में एज अ गेस्ट टीचर। तो टेस्ट लेके वो जाते जाते हमें बोल गए थे कैंटीन में कि मैं एक पिक्चर प्लान कर रहा हूँ, तो तुम लोग जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आके मुझे मिलना। तो हम लोग बॉम्बे आए, तो उसका भी एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ कि हम लोग हमेशा जोगेश्वरी में रहता था और अंधेरी स्टेशन पे हम लोग सब मिलते थे यार दोस्त, और इकट्ठे स्ट्रगल पे जाते थे। और बेसिकली हम लोग फेमस महालक्ष्मी जाते थे क्योंकि वहाँ बहुत ऑफिसेस थे, सारी फिल्में लगता था इस यहीं के बिल्डिंग से बनती हैं, इसीलिए उसका नाम फेमस था। हाँ, तो इसीलिए हम वहां जाके बैठ जाते थे और सारा दिन अलग अलग ऑफिसेस में जाके लोगों को मिलते थे। एक दिन मैं अंधेरी स्टेशन पर पहुंचा सुबह के वक्त, यही सुबह भी मतलब 11 साढ़े 11 के करीब। तो दोस्तों ने कहा कि यार आज हम यहाँ नटराज स्टूडियो है वहां जा रहे हैं। तो ऐसे क्यों? बोले वो आत्माराम जी आए थे ना, तो उन्होंने कहा था पिक्चर शुरू कर रहे हैं, तो चलो आज उनसे मिल लेते हैं। ऐसा मैं नहीं जाने वाला यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाला। बोले चलना यार चलना। ऐसे नहीं नहीं मैं उधर जाऊंगा, मेरी एक जगह बात चल रही है, मैं वहां जाके बात करूंगा जी। तो वो लोग चल पड़े, मैं ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में बैठा, ट्रेन चल पड़ी। जैसे ट्रेन शुरू हुई पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, शायद डेस्टिनी ने मुझे उठाया खींचा, और कुछ नहीं हो सकता। सडनली मेरे दिल में आया और मैं उठा और चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। ओहो। और भागा इन लोगों के पास कि ठहरो ठहरो मैं भी आ रहा हूँ। गए, लकीली आत्मा जी मिले, आत्मा जी ने बिठाया, चाय वाय पिलाई और कहा कि मैं नए लड़के लड़कियों के साथ पिक्चर शुरू कर रहा हूँ और मुझे लड़के चाहिए जो डांस कर सकते हो। मेरी एकदम घंटी बजी, बिकॉज आई एम अ गुड डांसर। उस वक्त मुझे लगता था मैं अच्छा डांसर हूँ। तो आत्मा जी ने कहा ठीक है आप कल आ जाओ, मैं टेस्ट लेता हूँ। अगले दिन गए, उन्होंने टेस्ट लिया, सबसे पहले मेरा टेस्ट लिया और इतना पसंद आया उन्हें मेरा काम कि सेकंड टेस्ट जो उन्होंने लिया मुझे अपने साथ बिठा के कि मेरी मदद कर, कौन अच्छा डांसर है कौन नहीं, तू मेरे साथ सिलेक्शन में मदद कर। अरे वाह। तो आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। क्या बात है। दैट्स हाउ मेरा उमंग का शुरू हुआ। और उमंग के साथ ही साथ आत्मा जी को एक और फिल्म मिल गई, यार मेरा जी। आत्मा जी ने उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा रोल दे दिया। उसमें जितेंद्र साहब थे और राखी जी थी जी। साथ ही साथ इनके पार्टनर नटराज स्टूडियो के पार्टनर थे एफसी मेहरा साहब, उनकी पिक्चर लाल पत्थर शुरू हो रही थी। तो उन्होंने पूछा यार मेरे यहाँ एक बड़ा अच्छा राजकुमार के नौकर का रोल है, तो कोई अच्छा लड़का बता। तो मैं फेवरेट था, आत्मा जी ने मेरा नाम ले दिया, तो मुझे लाल पत्थर मिल गई। मतलब ये कि उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता गया। साथ ही साथ मुझे राजश्री से पिया का घर वो फिल्म मिल गई, उधर एलवी प्रसाद साहब की शादी के बाद मिल गई, उधर गुलजार साहब के साथ मेरे अपने मिल गई। तो सडनली मेरे पास 8-10 बड़ी फिल्में हो गई एंड आई वाज देयर एज एन एक्टर। कैसा लगता था उन दिनों? आप इंस्टीट्यूट से आए थे काम की तलाश में, आपने बताया कि आप फेमस महालक्ष्मी जाते थे और यहाँ अलग अलग स्टूडियोज में अलग अलग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास घूमा करते थे। अचानक 8-10 फिल्में आ जाना और काम में बिजी हो जाना, कैसा लगता था तब? बस यूं समझ लीजिए कि मेरे तो पांव जमीन पे टिकते ही नहीं थे और उस वक्त एक्साइटमेंट इतनी थी, इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि कुछ समझ नहीं आया वक्त कैसे गुजर गया। आई गॉट सो बिजी एंड इतनी खुशी के मारे वो रजिस्टर नहीं हो पाया, बस रिएक्ट करते गए, इधर कर ये कर वो कर, एंजॉय करते 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 सडनली टाइम बीत गया। जी। उमंग में आपके साथ सुभाष घई साहब भी थे। जी हाँ। वो उन नौजवानों में शामिल थे जो उस फिल्म में एक टोली बनाते हैं। बिल्कुल। क्या तब उनसे बातचीत के दौरान या उनसे मिलने के दौरान ऐसा था कि वो आगे चलकर निर्देशन में नाम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उनके कंट्रीब्यूशन बहुत होता था। आत्मा राम जी के साथ सुभाष बहुत कंट्रीब्यूट करते थे, डायलॉग्स बताते थे, कई बार शॉर्ट्स का भी डिस्कस करते थे। तो वो शुरू से स्पार्क था उनमें, वो उन्हें नॉलेज थी और जो बोलते थे वो खामखा नहीं बोलते थे। एक होता है कुछ सजेस्ट करना फॉर द हेक ऑफ इट, वैसा नहीं था, मुद्दे वाली बात करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है एक बार हम लोग पूना शूटिंग कर रहे थे, इसका क्लाइमैक्स का एक गाना कर रहे थे उमंग का इन ग्वालियर पैलेस, तो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस दी थी सुभाष ने आत्माराम जी को। पिंटल साहब, क्यों ना आगे की बातें करने से पहले कोई गीत सुन लिया जाए? बिल्कुल। आपने गुलजार साहब की फिल्म का जिक्र किया,
मेरे अपने। जी हाँ, हाँ उसका गाना बहुत अच्छा है, वो सुनाइए। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। गुलजार साहब की फिल्म का ये गीत हमने सुना, उनका काम करने का अपना एक अलग ढंग है और मेरे अपने एक अलग तरह की फिल्म थी। कैसा लगा था आपको इस फिल्म के दौरान? मेरे अपने बहुत बढ़िया फिल्म थी, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें मीना कुमारी जी के साथ मुझे पहली बार काम करने का मौका मिला, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी जी कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी कलाकारा जिनके मतलब हम लोग तो उनको पर्दे पर देख के ऐसा था कि काश कभी इनके साथ इनका दीदार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तो हम उनके साथ एक्टिंग कर रहे थे, एंड वाकई वो हमारी नानी माँ की तरह हो गई थी। शूटिंग के दौरान इतने क्लोज हो गए थे हम लोग, और गुलजार साहब की पहली फिल्म थी, एंड एज यू नो कि वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और राइटर भी बहुत अच्छे हैं, तो हर सीन करने में मज़ा आता था। हर सीन में एक फ्रेशनेस थी, हर सीन में कुछ बात थी, चाहे वो हमारा सीन हो या ना हो या दूसरों का हो। पूरी फिल्म मेरे हिसाब से गुलजार साहब की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेरे अपने भी है। जी पिंटल साहब, ये जो एक्टिंग की आपकी यात्रा शुरू हो रही थी, क्या तभी आपको ये लग गया था कि आप बेसिकली कॉमेडियन बनने जा रहे हैं? जी हाँ, ये मेरा शुरू से ही, मैं बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट जाने के बाद जब वहाँ मैंने अपने आप को परखा, जांचा, एनालाइज किया, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि मैं किस टाइप के कैरेक्टर्स में ज़्यादा फिट रहूँगा।
और मुझे इंडस्ट्री में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले कौन सी एक लाइन चूज करनी पड़ेगी। अब देखिए, विलन तो मैं बन नहीं सकता बिकॉज आई डिडंट हैव दैट पर्सनैलिटी। हीरो वाली बात भी नहीं थी, आई डिडंट हैव दैट पर्सनैलिटी। तो ये, और मेरा रुझान, माई टाइमिंग, मेरा पूरा टैलेंट, मेरा जो रुझान था वो पूरा कॉमेडी की तरफ था। तो उसे समझने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि बॉम्बे जाके जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करूंगा तो एज अ कॉमेडियन ही ट्राई करूंगा जी। और वही किया, और इसीलिए शायद भगवान ने सक्सेस भी दी। यही, अगर मैं आज महाभारत में, मुझे आप भीम का रोल तो नहीं दे सकते जी। और मेरी जैसी शख्सियत अगर ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे किसी भी कैरेक्टर को चूज करने की कोशिश करेगी तो नेचुरली उसके साथ क्या हशर होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जी। पेंटल साहब, कहते ये हैं कि एक्टिंग की जो बाकी विधाएं हैं उनकी तुलना में सबसे मुश्किल होता है कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना। आपने जिस तरह की कॉमेडी की है उसमें ना किसी किस्म की कोई अश्लीलता है, ना जरूरत से ज्यादा शारीरिक हाव भाव हैं, एक सहज कॉमेडी आपने की है। तो ये क्या आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट थी या वक्त के साथ ऐसा होता गया? ये मेरा स्टाइल है, मेरी इंस्टिंक्ट है, मेरा नेचर है जी। और ये तो फैक्ट है कि हंसाना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आपको उसके लिए काफ़ी सीरियस होना पड़ता है, बिकॉज कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैं कॉमेडी करता हूँ तो प्रॉबेबली वो अंदर इतना है कि वो खुद ब खुद निकलती है। इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रिएक्ट करना पड़ता। तो हमें जब सिचुएशन बताई जाती है या सुनाई जाती है तो सिचुएशन सुनते ही एज एन एक्टर हम लोग उसमें रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं जी। तो है भी डिफिकल्ट, बड़ा कंसंट्रेशन का काम है, बड़ा हाईली अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं बिकॉज बेसिकली अंदर वो बात है। जी। आपको क्या लगता है कि जो आपका शुरुआती दौर था उसमें सबसे ज्यादा नाम आपको किस फिल्म ने दिया था? जिस क्रेडिट के आप हकदार थे वो किस फिल्म से आपको मिला? मेरे हिसाब से सारी फिल्में एक के बाद हिट होती गई और मुझे नाम मिलता गया। देखिए, जैसे उमंग में लोगों ने देखा मुझे, लाल पत्थर में राजकुमार साहब थे तो उधर भी नोटिस किया, मेरे अपने में भी किया, इतने में बावर्ची आ गई तो वो नॉमिनेशन फिल्म फेयर का हो गया और उसमें मुझे सडनली लोगों को लगा कि यार डांस मास्टर बड़ा अच्छा बना, उधर आज की ताज़ा खबर आ गई, उधर इस तरह करते करते सडनली इतनी फिल्में आनी शुरू हो गई कि एक के बाद एक, तो एक फिल्म के ऊपर मैं उसको नहीं बता सकता। जी। कुल मिलाकर आपका एक मतलब फिल्मों का एक कलेक्टिव भाव था। कलेक्टिव भाव था, जहाँ हर जगह अलग अलग रोल्स में देखा, कहीं बावर्ची में डांस मास्टर देखा तो आज की ताज़ा खबरें, कहीं पागल आशिक देखा तो कहीं पिया का घर में एक स्टूपिड दोस्त देखा। इस तरह अलग अलग कैरेक्टर्स आते गए, पिक्चरें बड़ी थी, बड़े बैनर्स थे, बड़े एक्टर्स थे उसमें, तो इसलिए वो पेंटल रजिस्टर होता चला गया। लाल पत्थर का आपने नाम लिया, राजकुमार साहब के साथ काम करना बड़ा कठिन माना जाता था। क्या कहेंगे आप, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मेरा पहला सीन उनके साथ जब हुआ, नटराज स्टूडियो में ही तंबू का सीन था जहां वो शिकार से वापस आते हैं और मैं उनके जूते, बड़े लंबे वो जूते हैं, उनको निकालता हूं। तो आते ही मैं अंदर आया तो मेरी हालत खराब, राजकुमार साहब के जो किस्से सुने हुए थे, मैं बड़ा घबराया हुआ, पसीनों पसीने पहुंचा तो राज साहब बैठे थे, जाके बड़े प्यार से मैंने नमस्कार कहा, अरे अरे आप पेंटल हो? मैंने कहा जी हाँ मैं पेंटल हूँ, आओ 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 बैठो बैठो बैठो, यार थोड़ी रिहर्सल कर लें, जरा मजा आ जाएगा, सीन जरा बन जाएगा। हाँ सर, हाँ जी। उन्होंने इस तरीके से मुझे पहली बार में ही बात करके रिलैक्स कर दिया कि उसके बाद प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जी। मतलब एक होता ना कि ही अंडरस्टूड कि अगर वो राजकुमार बन जाते तो प्रॉबेबली मैं शायद प्रॉब्लम आती मुझे काम करने में जी। लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार से, आओ आओ तुम पेंटल हो, अरे आओ बैठो बैठो, रिहर्सल कर लें यार, अच्छा हो जाएगा। आई सेड फाइन सर। मुझे लगा यार ये तो बहुत ही नॉर्मल है, तो सब बकवास है, तो इमीडिएटली आई वाज रिलैक्स्ड। वाह। पेंटल साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लें, उसके बाद मुझे आपसे रफू चक्कर फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, तो पहले रफू चक्कर का गाना सुन लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक
वक्त आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के सितारे हैं अभिनेता पेंटल। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पेंटल साहब, रफू चक्कर आपकी सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा मकबूल फिल्म मानी जाती है और आज भी जब भी हम इस फिल्म को देखते हैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ये रोल आपको किस तरह से मिला था और इससे आपकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं? ये रोल देखिए मुझे मिला था, हमारे डायरेक्टर हैं नरेंद्र बेदी जी थे, आई एम सॉरी ही इज नो मोर विद अस। उनकी फिल्म कर रहा था मैं जवानी दीवानी, और जवानी दीवानी के बाद रफू चक्कर बनी। तो उन्होंने उस वक्त इब्राहिम भाई नडियाड वाला, उनसे फिल्म की बात चल रही थी, तो सब्जेक्ट इन्होंने ढूंढा सम लाइक इट हॉट, रफू चक्कर का सब्जेक्ट। तो बिकॉज वो मुझे बहुत पसंद करते थे एज एन एक्टर ऑल्सो, एज अ कमेडियन ऑल्सो, तो उन्होंने ऋषि कपूर के साथ इस रोल के लिए मुझे नरेंद्र बेदी साहब ने चुना जी। और ये रोल मुझे उनकी बदौलत मिला। ये उनका प्यार था, उनका फेथ था। और यादें ये जुड़ी हैं कि सबसे पहले तो बेदी साहब मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े क्लोज थे। दूसरा, ऋषि कपूर साहब के साथ जिंदगी के बहुत बहुत हसीन लम्हे गुजारे उस फिल्म में, वो भी बड़े प्यारे इंसान, बड़े अच्छे दोस्त। तीसरा, इनका अफेयर भी उन्हीं दिनों हमारे सामने हुआ जी। शुरुआत हुई थी जहरीला इंसान से, वहां भी मैं था, ये दोनों थे, ऋषि जी और नीतू जी। तो एक उरूस पे जो बात आई वो रफू चक्कर से आई जी। तो ये भी एक यादगार है मेरे लिए। प्लस उसमें जो रोल मिला था वो तो खैर आपने खुद ही बोल दिया है कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ माय करियर। मुझे बड़ा अच्छा रोल मिला और लकीली परफॉर्मेंस भी ठीक हो गई थी। तो वो फिल्म एक ऐसी अदद फिल्म है जिसके साथ मेरी बहुत बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। पेंटल साहब, आपको हेजिटेशन नहीं हुआ कि ये अजीब किस्म का रोल है, लड़की की आवाज में बोलना है, पूरा मेकअप बदला जाएगा, आधी से ज्यादा फिल्म में आप इस तरह से हैं? शुरू शुरू में हुआ था, थोड़ी सी शर्म आई थी, लेकिन शर्म ज्यादा इसलिए नहीं टिक सकी क्योंकि सडनली ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कि यार पेंटल की छाती के बाल हैं, ये भी शेव करो, टांगों पे बाल हैं, वो भी शेव करो। तो सडनली वो जो शर्म थी वो इन चीजों में मिक्स होके रह गई। पेंटल साहब, इस फिल्म में बड़ी नोक झोंक आपकी ऋषि कपूर साहब के साथ है और बड़ी अजीबो गरीब स्थितियां हैं वो जो पूरी उस फिल्म को आगे बढ़ाती हैं, इसीलिए यादगार फिल्म है ना जी। तो कितना हंसी ठट्टा होता था सेट बहुत पर? होता था, बड़ी मस्ती करते थे। और खासकर ऋषि कपूर साहब तो बस आप पूछिए मत क्या क्या मस्ती करते थे। और नरेंद्र बेदी साहब को हम तंग करते थे। और साथ में आप ये भी मत भूलिए कि हमारे साथ असरानी साहब भी थे उसमें और राजेंद्र नाथ भी थे जी। तो ये दोनों भी सोने पे चौकड़ी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां तो मौका ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। ये होता था तो कई बार नरेंद्र बेदी साहब हमें डांटते थे कि यार अब तो सीरियस हो जाओ, काम कर लें कोई थोड़ा सा। ऐसा माहौल चलता था बहुत। इट वाज ब्यूटीफुल, लवली। बाद में किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले और क्या इस तरह के और भी रोल्स आपको ऑफर किए गए? इस तरह के रोल ज्यादा तो नहीं मिले, लेकिन रिएक्शन बड़ा अच्छा रहा। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई, हमारा काम भी पसंद आया। एंड ऋषि साहब को भी ये मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा कि उन दिनों एक अदद ऐसे हीरो थे जिन्होंने पूरी फिल्म, उस जमाने में पूरी फिल्म में अबाउट 90% लड़की बन के रहे जी। ये उन दिनों कोई हीरो करता नहीं था, ये सिर्फ ऋषि साहब ने किया क्योंकि ऋषि कपूर हमेशा अलग काम करना चाहते थे, अपना एक अलग इमेज बनाना चाहते थे एज एन एक्टर। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने जिस तरह के रोल किए हैं, ही हैज बीन सक्सेसफुल। आपने उनके साथ काफी फिल्में की हैं? बहुत फिल्में की, जी हाँ। पेंटल साहब, ये बताइए कि आगे चलकर जो सत्ते पे सत्ता फिल्म आई, जी हाँ, उसमें भी एक अलग तरह की कॉमेडी थी, एक अलग तरह की सिचुएशन, अपने आप में एक बड़ी निराली फिल्म थी। जी हाँ। उससे जुड़ी यादें हमारे साथ बांटिए। दूसरी ये फिल्म है सत्ते पे सत्ता, जिसके साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि इसमें भी एक मंडली जम गई थी जी। और मंडली के लीडर हमारे डायरेक्टर राज सिप्पी साहब उम्र में मेरे से छोटे हैं लेकिन मौज मस्ती में मेरे से कहीं आगे हैं। अच्छा। और उन्होंने ये फिल्म को कंसीव किया और साथ में हमारे अमिताभ बच्चन साहब थे। तो यूं समझ लीजिए कि धमाल चौकड़ी वहाँ भी बैठी हुई थी और अच्छा मज़ा आता था। और उसकी भी बहुत यादें हैं, बहुत अच्छे लम्हे गुजरे उसमें भी। लेकिन एक घटना मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। उसमें एक सीन था जहाँ हम सब भाइयों को, बहनें कहाँ आई,
भाइयों को हेमा जी कहती है नहाना पड़ेगा। हाँ जी। तो कश्मीर में शूटिंग, ठंडी का वक्त और ठंडे पानी में नहाना, सबकी हालत खराब। हम बोले आज नहीं यार, कल करेंगे ये सीन, कल करेंगे। करते करते एक दिन राज सिप्पी साहब ने कहा कि देखो अब तो डिसाइड कर लो यार, जिस दिन बोलोगे मुझे बताओ उस दिन मैं करूंगा। तो हमने कहा कल करते हैं जी, कल लास्ट डे है तो कल करते हैं। बोले ठीक है। तो हमने वो डिसाइड कर लिया, अब सब रेडी हो गए, शॉट लग गया। अब सबकी हालत खराब, ठंड में ठंडे पानी में जाना। एनीवे शॉट हुआ, एक्शन, हम लोग पानी में गए, नहाए, कूदे वूदे, वो काट काट काट, वेरी गुड। सडनली राज सिप्पी साहब नजदीक ही बैठे थे कैमरे के जी। तो राइट साइड से अमिताभ बच्चन साहब ऐसे एक पैंथर की तरह पतले से यूं निकले और सीधा डायरेक्टर को पकड़ा और पानी के अंदर। मतलब ये भी एक तरह से डायरेक्टर को भी वो अनुभव हो जो कलाकारों बिल्कुल को। बिल्कुल कि तू हमें ठंडे पानी में नहला रहा था, ले बेटा, उसको भी अंदर ले लिया। और उस वक्त लकीली फॉर अस एंड अनलकीली फॉर राज सिप्पी साहब, ऑडियो टेप हो रहा था। अच्छा। तो जो खूबसूरत लफ्ज राज सिप्पी साहब के मुंह से निकले थे वो सारे रिकॉर्ड हो गए थे। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुन लिया जाए। जी हाँ। मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहें, फिर क्यों आंसू बहें। और पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहें, फिर क्यों आंसू बहे। पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। दुआ
जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। पेंटल साहब, आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ कॉमेडी की दुनिया, हास्य की दुनिया कितनी बदल गई है? देखिए, ये तो दौर है, दिस इज नेचर। टाइम चेंज होता रहता है, कभी तंग पैंटें आती हैं तो कभी बेल बॉटम्स आती हैं, कभी लंबे बाल आते हैं, लंबे कल्ले आते हैं, तो कभी शॉर्ट हो जाते हैं। दिस इज जस्ट चेंज ऑफ टाइम। ये एक साइकिल है जो आती रहती जाती रहती है। तो कॉमेडी में चेंज आया है, इतना नहीं। और बेसिकली एक चेंज जो मुझे जरा अखरता है, जो आई फील ज्यादा है, कि पुराने जमाने में कॉमेडी को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती थी। कॉमेडी राइटर्स होते थे, ज्यादा सोचा जाता था, मेहनत की जाती थी एक अच्छी कॉमेडी लिखने के लिए, चाहे वो फिल्म का छोटा हिस्सा हो या बड़ा हिस्सा हो, उसे इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जी। आजकल कॉमेडी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आजकल कॉमेडी को अगर इम्पोर्टेंस मिलती भी है तो सिर्फ इतनी मिलती है कि कोई हीरो उसे कर लेता है। लेकिन राइटिंग में मेरे हिसाब से आज हमारी कॉमेडी थोड़ी वीक हो गई है, थोड़ी अपाहिज सी लगती है। और जिसकी वजह ये होती है कि जब आप में वो राइटिंग का दम ना रहे तो इंसान गलत चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर देता है, जैसे डबल मीनिंग डायलॉग्स हो, अश्लीलता हो, एक्सपोजर्स हो, ऐसी चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि दी ओनली थिंग कॉमेडी इज मिसिंग टुडे इज राइटिंग। अभी कुछ दिनों से लग रहा है, थोड़ा चिराग जला लगता है कि राइटिंग भी अब होनी शुरू हो रही है। देयर आर पीपल कमिंग जो कि कॉमेडी को लिखने में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। जी, और आजकल कॉमेडी पर आधारित पूरी की पूरी कुछ फिल्में बन रही हैं, जो पहले बहुत कम होता था, लेकिन जो होता था बहुत अच्छा होता था। जैसे चलती का नाम गाड़ी, जैसे किशोरदा की और भी बहुत सारी फिल्में, जी, तो महमूद साहब की फिल्में, पड़ोसन, सो मेनी फिल्म्स। तो आज वो होना चाहिए। जो भी करें, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग शुड इम्प्रूव। जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर दुनिया अच्छी कॉमेडी नहीं लिख पा रही है तो आप ही ये कमान संभालें? मैं राइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और मैं वो चीज करना नहीं चाहता जिसमें मुझे पूरा फेथ ना हो, पूरा कॉन्फिडेंस ना हो। पेंटल साहब, आज या गुजरे जमाने में कॉमेडी को लेकर आपके आदर्श कौन रहे हैं पूरी दुनिया के अभिनेताओं में? पूरी दुनिया के वो सारे अभिनेता जिनकी टाइमिंग अच्छी थी, जिनका अपना एक अलग स्टाइल था, वो सारे मेरे फेवरेट, और मैंने हर एक से कोई ना कोई चीज़ सीखी है। चाहे वो चार्ली चैपलिन हो, चाहे वो किशोरदा हो, चाहे वो ओम प्रकाश जी हो, चाहे वो गोप साहब हो, चाहे वो मुकरी साहब हो, चाहे वो सुंदर साहब हो, कोई भी हो, मैंने हर एक से कोई ना कोई चीज़ सीखी है। बिकॉज इन सब का एक अपना अंदाज था, एक स्टाइल था, एक अलग बात थी, और इन्होंने जो भी किया लोगों के दिलों को छुआ। महमूद भाईजान, जॉनी भाई, अपना राजेंद्र नाथ जी, ये मेरे सारे फेवरेट रहे जी, और मैंने हमेशा जिंदगी में इन सब लोगों को अपना गुरु माना है। कॉमेडियंस आजकल इकट्ठा हो गए हैं और एक बाकायदा कॉमेडियन अवार्ड शुरू हो गए हैं, ये जानकर कैसा लगा? ये बहुत अच्छी बात है। आज वो वक्त आया है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, के कॉमेडियंस को वो इम्पोर्टेंस मिल रही है, जहां उन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, जहां उन्हें भी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, जहां हर तरफ जहां पे कॉमेडी है उसे वो रुतबा, उसे वो रिस्पेक्ट मिलेगी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई विश ऑल द लक टू द पीपल जो ये सब काम कर रहे हैं। आइए इसी बात की नजर एक गीत किया जाए पेंटल साहब। कौन सा वाला? आप बताएं, आपका कोई बहुत ही फेवरेट गाना। इंतहा हो गई, वो सुना दीजिए। मैं इसको ये कनेक्ट करता हूँ कि ये अवार्ड देने में इंतहा हो गई इंतजार की। क्या बात है। ला 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 ला
la 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 इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में बुझ न जाए ये शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की
बुझते सितारे जले, देखा तुझे तो दिलों में जान आई। होठों पे तराने जगे और दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई। छा गई फिर वही बेखुदी, छा गई फिर वही बेखुदी। ला 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 ला। पिंटल साहब, जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं, तो क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली स्टेज शोज में भी बिजी रहता हूँ, सीरियल्स भी कर रहा हूँ जी। चंद फिल्में भी हैं, बहुत सीरियसली ट्राई कर रहा हूँ डायरेक्शन में जाने की। और जब ये सब काम नहीं होते तो रिलैक्स, पहले मैं किताबें पढ़ के करता था, बहुत रीडिंग करता था। अब टेलीविजन आ गया है तो इसलिए टीवी प्रोग्राम्स देख देख के जितनी नॉलेज हासिल कर सकता हूँ करता हूँ। दिस इज माय बेसिक टाइम पास। बट लकीली मैं एक ऐसा अदद एक्टर हूँ जो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रखता है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा वक्त ही नहीं मिलता। आपका बेटा फिल्मों में है, ऐसा हमने सुना है। जी हाँ, उसकी एक फिल्म रिलीज हो चुकी है, तेरे लिए जी। उसमें अच्छा काम किया था। एंड बस यही चाहता हूँ कि सुनने वाले हमारे भाई बहन सब दुआएं दें कि उसे अच्छा मौका मिले और वो भी मेरी तरह अपने टैलेंट से लोगों की सेवा करे, लोगों का एंटरटेनमेंट करे, मनोरंजन करे। मेरी यही इल्तिजा है भगवान से कि उसे सक्सेस मिले। उसने एक्टिंग को चुना था या आपने चाहा था कि वो एक्टिंग करे? मैंने अपने बच्चों को कभी कोई चीज़ फोर्स से नहीं करवाई। मेरे पिता ने भी मुझे हमेशा हिम्मत दी, जो मैं चाहता था उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दिया, कहा बेटा मैं हूं कर। उसी तरह मैं अपने बेटे के साथ हूं, जो करना चाहेगा मैं उसके साथ हूं। पिंटल साहब, आपको नहीं लगता कि आपके परिवार में कला के संस्कार बड़े गहरे रहे हैं? आपके पिता फिल्मों में कैमरामैन थे, आप दोनों भाई जी हाँ, माशाल्लाह अच्छा काम आप लोगों ने किया है। और अब आपका शकुनी मामा तो सुपरहिट हो गए जी, और बहुत अच्छा किया। और जब तक एंटरटेनमेंट की बात होगी तो गुफी का नाम एज शकुनी तो जरूर आएगा और लिया जाएगा और रिस्पेक्ट से लिया जाएगा। हमारे जो श्रोता जानते नहीं हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जाने माने अभिनेता गुफी पेंटल साहब के ही भाई हैं। पहले वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में थे। जी हाँ, पहले असिस्टेंट भी थे वो राहुल रवेल साहब के, जी, एच.एस. रवेल साहब के। फिर उसके बाद एड फिल्मों में आए, वहाँ बनाने लगे। और उसके बाद चोपड़ा साहब के यहाँ पे जब महाभारत बन रही थी तो उन्होंने गुफी को ये शकुनी मामा का रोल दिया। और गुफी भी इनका निक नेम है। एक्चुअली वो भी पेंटल ही आना चाहते थे, लेकिन मैं पहले आ चुका था, मैं सीनियर हूँ इसमें। तो उन्होंने कहा मैं क्या नाम रखूं जी। तो ही वॉज फेमस, अपने ग्रुप में उन्हें गुफी बुलाते थे, उनका निक नेम गुफी है, घर का नाम। अच्छा, तो गुफी पेंटल हो गया। फिर वाह, अब मेरा बेटा आ रहा है तो वो हितेन पेंटल हो गया जी। अब उसके बच्चे आएंगे तो फिर आगे देखेंगे पेंटल कहाँ तक जाता है। पेंटल की परंपरा काफी लंबी जा रही है। भगवान ने चाहा तो ऐसा। कैसा लगता है अभिनय की कला की इस दुनिया को अपने घर परिवार में अच्छी तरह फलते फूलते देखकर? मैं तो जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा अपनी फिल्म इंडस्ट्री का, इस प्रोफेशन का, अपने लोगों का, कि उन्होंने मुझे इतना नवाजा, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी। मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा आप सबका। पेंटल साहब, इसी बात पर एक गीत सुन लिया जाए। कौन सा वाला? अब बताएं कौन सा। माहौल बड़ा खुशगवार हो गया है, अच्छे मौसम का गीत है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। ये गाना मैं अपनी बीवी के लिए सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवा हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने। पेंटल साहब, ये बताएं कि हमारे जो सुनने वाले हैं उसमें से कुछ जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो कॉमेडी की दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या गुरु मंत्र देंगे? गुरु मंत्र सिर्फ यही है कि अलग काम करो, अच्छा काम करो। अभिनय की दुनिया में आपको क्या लगता है कि आपकी पूरी प्रतिभा का उपयोग हुआ है? देखिए, मैंने आज तक जो कुछ भी किया बड़ी सिंसियरिटी के साथ किया, बड़ी लगन के साथ किया। मेरे लिए ये तपस्या है, मेरे लिए ये पूजा है। तो इसलिए मुझे तो सेटिस्फेक्शन बहुत रही। मुझे सीरियल्स में भी बड़े अलग अलग रोल मिले, फिल्मों में भी अलग अलग रोल मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी अंत तो किसी चीज का नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं जिंदगी भर टिल डेथ डू अस पार्ट मैं रोल करूंगा, और मेरे लिए हर रोल चैलेंजिंग होगा, हर रोल नया होगा। तो मैं ये नहीं समझता कि मुझे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मुझे लगता है मुझे बहुत मिला जो नहीं मिलना चाहिए था। पेंटल साहब, आपको अपने दिल की गहराइयों से कॉमेडी ज्यादा पसंद है या अब आप सीरियस रोल्स करना चाहते हैं? अब मैं सीरियस रोल्स भी करना चाहता हूँ, बिकॉज कॉमेडी कर ली है, अब लोगों को पता है मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कॉमेडी नहीं करूंगा, कॉमेडी भी करूंगा, बट नाउ कोशिश ये है कि अगर अलग रोल मिले, इमोशनल रोल मिले, तो जरा वो भी दिखा दें कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि बेसिकली हम सिर्फ कैटेगराइज एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं है, हम कलाकार हैं, और कलाकार सब कुछ बखूबी कर सकता है, और एक कॉमेडियन तो कहते हैं कि इमोशनल ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। क्या बात है पेंटल साहब, हम यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी प्रतिभा के कुछ अनछुए पहलू उजागर हों और आपकी ये सारी तमन्नाएं पूरी हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं हमेशा जिंदगी भर आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा कि मुझे मौका दिया कि मैं अपने चाहने वालों के सामने आऊं। आपका, श्रोताओं और इंडस्ट्री का सबका शुक्रगुजार। आपका अपना पेंटल। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी अभिनेता पेंटल की बातें, और अभिनेता पेंटल से बातचीत की यूनुस खान ने। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। तो अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।